कण के एक्स टी के बीच में संबंध हमें दे रखा है टी बराबर √(x+2). कितने समय पर वेग शून्य होगा। हमसे पूछा गया है कि कितने समय पर वेग शून्य होगा, इसका मतलब मुझे वेग की समीकरण चाहिए। तो वेग की समीकरण चाहिए तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए √(x) को मैं लिख सकता हूं t-2। √(x) को क्या लिख दिया हमने, t-2। पर हम x की इक्वेशन चाहते हैं तो क्यों ना इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया जाए। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करता हूं तो यहां पर भी क्या होने वाला है, t-2 का होल स्क्वायर। क्यों ना उसको पूरा डिटेल में लिख दें, तो t² - 4t+4। ध्यान दीजिएगा हमने यहां पर क्या किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया हमने। तो √(x) का स्क्वायर क्या हो गया x, और t-2 का स्क्वायर हमने लिखा तो t² - 4t+4 आ जाएगा। और हमें वेग की समीकरण चाहिए तो वेग की समीकरण हो जाएगी dx/dt से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2t और यहाँ पे आ जाएगा -4। अब हमसे बोला गया कितने समय पर वेग शून्य होगा, इसका मतलब मुझे 2t - 4 को शून्य करना पड़ेगा। यही हमारा वेग है और t का मान आ जाएगा यहाँ से देखिए 2 सेकेंड। 2t बराबर 4 और t बराबर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो हमारा जवाब क्या आया, t = 2 सेकेंड पर वेग क्या होगा, शून्य होगा। t = 2 सेकेंड पर वेग शून्य होगा। दोनों जो हमने सॉल्व किया है और जो यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में है दोनों एक ही हैं। ये हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। आप इसको और इसको जैसा भी आपको सही लगता है आप नोट कर सकते हैं। यदि कण की स्थिति x बराबर at एवं y बराबर bt² के अनुसार परिवर्तित हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। कण का वेग, कण का त्वरण और पथ का समीकरण। तो देखिए अब इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। कण की स्थिति में x भी है और y भी है, और कण की जो x स्थिति है वो भी समय के साथ में बदल रही है क्योंकि वो भी t का फलन है और y भी t का फलन है। मतलब x स्थिति भी बदल रही है और y स्थिति भी बदल रही है। अगर आप इस प्रश्न को समझे तो ये द्विविमीय गति का उदाहरण है। ये द्विविमीय 2 डायमेंशनल मोशन है क्योंकि यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों के अनुदिश गति हमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न में एक बात और हम लोग नोट कर लें कि यहाँ पे a और b जो हमें प्रश्न में दे रखे हैं ये कांस्टेंट है। इस बात को आप जरूर नोट कर लें कि a और b जो है वो प्रश्न में क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। अब हमें कण का वेग पूछा है तो देखिए सबसे पहले हम वस्तु की स्थिति को लिखते हैं। तो हम जानते हैं वस्तु की स्थिति किसी भी समय अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगी r बराबर xi कैप प्लस yj कैप। ये वस्तु की स्थिति हो गई। इसको आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं x का वैल्यू आ जाएगा at i कैप प्लस bt² j कैप। ये वस्तु की स्थिति आ गई। अब हमसे पूछा गया कि कण का वेग बताइए, तो कण का वेग हम जानते हैं किसी क्षण पर अगर आप इसकी समीकरण निकालते हैं तो dr/dt से निकालेंगे और यहाँ पे अवकलन करेंगे। a कांस्टेंट है तो at का जब आप अवकलन करेंगे तो a को हम लोग इस तरीके से एज इट इज लिख देंगे और t का अवकलन हो जाएगा 1, तो a i कैप। और वैसे bt² को अगर आप लिखना चाहेंगे तो b और t² का अवकलन कितना हो जाएगा 2t j कैप। तो वेग को अगर हम लिखें तो वेग हो जाएगा a i कैप प्लस 2bt j कैप। यहां पर एक बात समझने की है, हम यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि a क्या ये त्वरण को शो कर रहा है। तो ध्यान रखें यहाँ पर a का मतलब त्वरण नहीं है। यहाँ पर a प्रश्न में हमें एक नियत राशि दे रखी है, तो यहाँ पे हम त्वरण को, इस पर्टिकुलर प्रश्न में त्वरण को हम a से शो नहीं करेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये वेग का हमने कैलकुलेशन किया, ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अगर हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, त्वरण निकालना है, तो हम त्वरण को एज इट इज लिख देते हैं। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, मैं कोई यहाँ पर उसका कोई अलग से डिनोशन भी नहीं कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ही हमने
यहाँ पर लिख दिया। तो एक्सेलरेशन को अगर हम लोग लिखेंगे तो dv बाई डी टी ए आई कैप का, अगर आप ए चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 0 आई कैप, और यहाँ पे देखिए 2bt, 2b कांस्टेंट है, टी का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा त्वरण। तो त्वरण को अगर आप लिखेंगे तो त्वरण का मान कितना आ गया 2b जे कैप। ये त्वरण भी हमने निकाल लिया। अब बात आ जाती है पथ का समीकरण। ये हमारे लिए थोड़ा सा नई बात है अभी। तो पथ का समीकरण जब भी निकालना हो द्विविमीय गति में, तो हम वहां पर x और y के बीच में रिलेशन निकालते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में प्रक्षेप्य गति में पढ़ेंगे, पर अभी भी हम यहां पर क्या ध्यान रखें कि जब भी पथ का समीकरण निकालना हो तो हमें इस x में और इस y में एक रिलेशन चाहिए। तो x और y में अगर रिलेशन चाहिए तो हमें t को एलिमिनेट करना होगा। तो t को कैसे एलिमिनेट करें, तो यहां पे देखो x बराबर 80 दे रखा है, तो अगर आप यहां से t का वैल्यू निकालते हैं तो t का वैल्यू आ जाता है x बाई ए, और इस t की वैल्यू को आप दूसरी समीकरण में रख दीजिए। तो दूसरी समीकरण क्या है, y बराबर बी टी स्क्वायर। तो देखिए t की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, x बाई ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास में जवाब क्या आ गया, b अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखिए y और x के बीच में रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन को हम पथ की समीकरण कहते हैं। तो पथ की समीकरण क्या होता है, x और y के बीच में संबंध। तो y बराबर b बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हमारा जो है पथ का समीकरण है। ये देखिए ये हमारे पास में यहां पर जवाब भी दे रखे। यदि कण का वेग v बराबर बीटा x टू द पावर -2n हो तो त्वरण बताइए। यहां पर भी ध्यान रखें कि बीटा जो है वो एक कांस्टेंट है। आप प्रश्न के साथ में इसको लिखें, आपको ये हमेशा साथ में दिया जाएगा। बीटा x टू द पावर -2n है और यहां पे n जो है वो भी कांस्टेंट है। ये भी आप साथ में लिख लें, नियत राशि है। कांस्टेंट मीन्स नियत राशि। तो वेग यहां पर अगर आप समझते हैं तो वेग यहां पर x का फलन है। x मतलब स्थिति का फलन है, यहां पर वेग समय का फलन नहीं है। और हमें क्या निकालना है, त्वरण। तो आप जरा सोचिए, अगर वेग समय का फलन नहीं है तो क्या मैं त्वरण को जब कैलकुलेट करूंगा तो क्या dv बाई डी टी यूज करूं। अभी हमने पढ़ा था कि यदि वेग स्थिति का फलन होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v dv बाई ds, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे s की जगह पर क्या दे रखा है, x। स्थिति को s से नहीं शो करके किससे किया हुआ, x। इसलिए हमारे पास में यहाँ पे जो त्वरण का फॉर्मूला आ जाएगा, हमें देखिए डायरेक्टली त्वरण सॉल्व करना है, तो त्वरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाता है v dv बाई dx। और v का मान देखिए, तो v का मान हमारे पास में बीटा x टू द पावर -2n एज इट इज लिखेंगे, और dv बाई dx। तो हमें इसका अवकलन करना होगा, तो d बाई dx बीटा x टू द पावर -2n। ये देखिए यही हमारे पास में वेग की समीकरण है, उसका हमें अवकलन करना होगा। तो अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो देखिए क्या आने वाला है, बीटा x टू द पावर -2n, और देखिए यहाँ पे बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और x टू द पावर -2n का आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है x टू द पावर -2n - 1 इंटू -2n - 1। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं आपको फॉर्मूला रिमाइंड कर देता हूं। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, nx टू द पावर n - 1। देखिए यहाँ पर n की जगह पे क्या, -2n, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है -2n, और ये देखिए -2n इंटू x टू द पावर -2n - 1, और ये बीटा यहाँ पे आ जाएगा, और बीटा x टू द पावर -2n। इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब सिर्फ हमें इसको असेंबल करना है, रीअरेंज करना है। बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, और -2n को लिखोगे तो -2n बीटा स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे x टू द पावर अगर आप लिखेंगे तो -2n और -2n - 1।
तो अगर आप इन पावर को ऐड करते हैं तो ये जवाब आ जाता -4n-1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे त्वरण की वैल्यू निकाली। अगर आप इस प्रश्न में जाएं तो हमारे जो की पॉइंट है प्रश्न को सॉल्व करने के, वो की पॉइंट क्या है कि हमें सबसे पहले अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि हमें a बराबर v dv/dx का फॉर्मूला यूज करना है। ये पहली अप्रोच। अगर हम पहली स्टेप को पार कर लेते हैं तो दूसरी स्टेप सिर्फ इतना सा है कि हमें x टू द पावर n का अवकलन आना चाहिए। उस अवकलन को अगर हम लोग लिख देते हैं तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखिए ये हमारे पास में यहाँ पर जवाब भी दे रखा है। ओके, उसी को हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन आपके सामने किए। आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब देन फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0। इसको हम हिंदी में प्रश्न को समझे तो हमें दे रखा है कि वस्तु की स्थिति ये है x, और यहां पे भी ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, नियत है। देन फाइंड द टाइम, मतलब हमें समय ज्ञात करना है एट विच एक्सेलरेशन इज 0। इसका मतलब जब त्वरण क्या हो, 0 हो। तो प्रश्न को समझिए। आप चाहें तो हिंदी में प्रश्न को लिख सकते हैं। एक सिंपल सी एक छोटी सी लाइन है, वह समय ज्ञात करो जब त्वरण 0 हो और हमें x स्थिति की समीकरण दे रखी है। तो क्या करेंगे यहां पर, हम सबसे पहले x बराबर अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब, जो कि x की हमारे पास में समीकरण है, उससे हम लोग वेग निकाल लेते हैं। वेग बराबर आ जाता है dx/dt, और जरा इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा कांस्टेंट टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा टी, और उधर देखिए टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो 3 बीटा टी स्क्वायर। ये हमारे पास में वेग की समीकरण आ गई। अवकलन किया, टी स्क्वायर का अवकलन 2t, टी क्यूब का अवकलन 3t स्क्वायर, और बीटा साथ में वहां पे आ गया। अगर अब हम, चूंकि हमें त्वरण की बात करनी है, तो त्वरण की समीकरण भी निकालते हैं dv/dt, और त्वरण की समीकरण निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 बीटा 2t। 2t का मीन्स यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 बीटा टी। ये हमने त्वरण की इक्वेशन निकाली। अब हमसे पूछा गया कि वह समय ज्ञात करो जब त्वरण 0 है। इसका मतलब मैं त्वरण की जो वैल्यू आती है 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी, उसको 0 कर देता हूं, और अगर इसको 0 करता हूं तो 6 बीटा टी बराबर 2 अल्फा आ गया, और टी का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो जवाब आ जाता है अल्फा अपॉन 3 बीटा। 2 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे 3, और यहां से 3 बीटा को हम RHS में लेके जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और t इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा अपॉन 3 बीटा। तो प्रश्न क्या था, वह समय ज्ञात करो जब त्वरण 0 है, और वह समय कितना आया, अल्फा अपॉन 3 बीटा। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, हमारी जो स्थिति है वो समय का फलन था, इसलिए हमने x से जब वेग निकाला तो dx/dt किया, और वेग से जब त्वरण किया तो dv/dt करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये देखिए हमारे पास में आंसर दे रखा है। कण की स्थिति x बराबर 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब मीटर है। अधिकतम वेग पर कण की स्थिति क्या होगी। हमसे पूछा गया है कि जब अधिकतम वेग होगा तो कण की स्थिति क्या होगी। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम x को यहां पर लिखते हैं 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और वेग की इक्वेशन निकालते हैं। तो वेग की इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो dx/dt आ जाएगा, और dx/dt को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 12t, और यहां पे देखिए ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। ये बहुत सिंपल अवकलन है, हर बच्चे को आना चाहिए। टी स्क्वायर का अवकलन 2t, टी क्यूब का अवकलन 3t स्क्वायर। ये वेग की समीकरण आ गई। पर प्रश्न में ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया है कि जब अधिकतम वेग होगा, तो जब अधिकतम वेग की बात आ गई तो एक तरह से ये जो प्रश्न है ये मैक्सिमा मिनिमा पर चला गया, जिसको हम कहते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट पर चला गया। और जब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आती है, यदि मुझे वेग को मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है तो इसका अवकलन उस मैक्सिमा या मिनिमा पर 0 होता है।
किसी भी फलन का मैक्सिमा या मिनिमा, अधिकतम वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू पर उस फलन का जब हम अवकलन करते हैं तो वो शून्य आता है। ऐसा हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेग की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अधिकतम मान कब आएगा, जब उसका अवकलन शून्य होगा। तो हम इसका अवकलन देखिए, dv/dt का अगर आपने अवकलन किया तो 12t को आप लिखेंगे 12 और 3t² का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6t और उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 और उसको जरा लिखिए तो 12 बराबर 6t और t बराबर आ जाता है 2 सेकेंड। और हमसे पूछा गया है अधिकतम वेग पर कण की स्थिति क्या है। अभी हमने अधिकतम वेग पर समय निकाला है और समय कितना है, t बराबर 2 सेकेंड। क्या हमारा प्रश्न खत्म हो गया? नहीं, अभी इस t बराबर 2 सेकेंड को मुझे x की जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें रखना होगा। तो देखिए 6t² की जगह पे क्या लिखेंगे 2² और t³ मीन्स 2 का होल क्यूब, 2 क्यूब। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 2 2 जा 4, 6 जा 24 माइनस 8 और इसका मतलब आ जाएगा 16 मीटर। क्या हम ऐसा कहें कि जब अधिकतम वेग था या अधिकतम वेग की स्थिति कण की 16 मीटर है। आप यह भी कह सकते हो कि वेग अधिकतम तब होगा जब त्वरण शून्य होगा। वेग अधिकतम कब होगा, जब त्वरण शून्य होगा। या फिर आप कहते हैं कि वेग अधिकतम कब होगा, जब dv/dt का मान क्या होगा, शून्य होगा। देखिए वही यहां पर आपको आंसर दे रखा है x = 16 मीटर। हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं और ये हमें यहाँ पर दे रखा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कण का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a बराबर kt दे रखा है और हमसे बोला गया है कि k बराबर नियत है, t समय पर वेग का मान क्या होगा। हमें t समय पर वेग का मान निकालना है। तो देखिए प्रश्न में हमें त्वरण की समीकरण दे रखी है और त्वरण की समीकरण है a बराबर kt। तो मैं इस समीकरण को यहां पे लिखता हूं a बराबर kt और a को अगर आप लिखते हैं तो a बराबर होता है dv/dt kt और यहां से आप dv को लिखेंगे तो ये आ जाएगा kt dt। पर हमें वेग की समीकरण चाहिए तो हम दोनों साइड में समाकलन कर देंगे। k कांस्टेंट है इसलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया। और ध्यान से देखिए हमें प्रारंभिक वेग u दे रखा है इसलिए हम यहां पर 0 नहीं लिखेंगे। यहां पर क्या लिखना होगा, प्रारंभिक लिमिट, जो प्रारंभिक मान है वेग का वो कितना है u, इसलिए यहां पर 0 नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे। और t बराबर 0 पर वेग u है, किसी समय t पर वेग को हमने मान लिया v। तो जब आप dv का समाकलन करेंगे तो v आएगा, अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u। ये जो हमारी फ्रिक्वेंट मिस्टेक्स हैं वो एक यहाँ पे होती है, हम बिना सोचे समझे जैसा यहाँ पे 0 लेते हैं वो यहाँ पर भी 0 ले लेते हैं। पर यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमें प्रारंभिक वेग u दे रखा है। यदि हमें बोला जाता कि प्रारंभिक स्थिति में वस्तु स्थिर थी तो मैं यहाँ पे 0 लेता, परंतु स्थिर नहीं थी, प्रारंभिक वेग क्या है u। तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये हो गया v माइनस u। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो k और t dt को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t²/2। आगे बढ़ते हैं और v को अगर हम लोग लिखते हैं तो u प्लस kt²/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में वेग की समीकरण आ गई, v बराबर u प्लस kt²/2। देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक कण का मंदन a बराबर kv³ हो, और यहां पे भी ध्यान दें k जो है कांस्टेंट है। यदि कण का प्रारंभिक वेग v0 हो, देखिए ध्यान से प्रारंभिक वेग को शून्य नहीं बोला गया, v0 है, हमें v0 लेके चलना होगा। तो कण का वेग बताइए t समय के बाद में दूरी x के बाद। इस बार हमें इस प्रश्न को 2 बार अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। एक बार हम त्वरण को dv/dt लेके सॉल्व करेंगे और एक बार त्वरण को v dv/dx लेके सॉल्व करेंगे।
क्योंकि हमें एक बार t समय के रूप में वेग की समीकरण बतानी है और एक बार हमें x दूरी पर या x के फलन के रूप में वेग की समीकरण बतानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर हम a बराबर लिखते हैं -kv³। अब सबसे पहला प्रश्न यह आ जाता है कि हमने माइनस क्यों लगाया। तो ध्यान दीजिए, हमें प्रश्न में बोल रखा है मंदन, और जब मंदन बोला हुआ है इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग हो गया है कि हमारा जो त्वरण है वो वेग के विपरीत दिशा में है, और वेग के विपरीत दिशा में वो वेग का मान लगातार कम करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। यहाँ पर नहीं दे रखा है पर हमें लिखा हुआ है यहाँ पे मंदन। सोचिए, अगर वो यहाँ पे लिखता है यदि एक कण का त्वरण a बराबर kv³ है, यदि वो त्वरण लिखता तो मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाता, पर उसने क्या लिखा हुआ है मंदन, इसलिए मुझे क्या लगाना हुआ है, यहाँ पे क्या लगाना होगा माइनस, और हमने इस तरीके से लिखा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे t समय बात सॉल्व करते हैं, तो इसको जरा लिखिएगा। a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे dv/dt, और अगर आप यहाँ पे dv को dv/dt यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा -kv³, और देखिए यहाँ पे dv और v³ को इस साइड में लेके जाएंगे तो v -3 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -k/dt। दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। जब लिमिट लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे t बराबर 0 पर वेग का प्रारंभिक मान क्या था, v0। किसी समय t पर वेग का मान है v, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए समाकलन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसका कैलकुलेशन है, और यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला है x⁴n dx का, और आप इस फॉर्मूले को अच्छे से जानते होंगे। x⁴n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट होता है वैसे तो, पर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और जब हम यहाँ पर लिमिट्स के साथ में बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट वाला टर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसा इंटीग्रेशन है, ये हमारा निश्चित समाकलन है, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट यूज कर रहे हैं, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो v⁻³ का अगर मैं समाकलन करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा v⁻²/-2। देखिए -3 + 1 -2 -3 + 1 -2, और लिमिट्स क्या लगा देंगे v0, और यहाँ पे आ जाएगा v। आगे बढ़ते हैं -kt, ये देखिए यहाँ पे क्या है ये v। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इस -2 चूंकि ये कांस्टेंट है तो उस साइड में लेके जा सकते हैं, और अगर मैं इसको RHS में लेके जाता हूं तो ये हो जाता है 2kt। अब यहां पे देखिए अपर लिमिट को अगर आप रखोगे और ये v⁻⁻² है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/v², और देखिए यहां पे लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1/v02। तो देखिए हमारे पास में इक्वेशन आ गया है। इस -1/v02 को अगर मैं RHS में लेके आ जाऊं तो 1/v² की वैल्यू आ जाएगी, और 1/v² की वैल्यू कितना आ जाएगा 2kt प्लस 1/v02। देखिए यहां पर ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम सिर्फ मैथमेटिकली थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहे हैं, और वो रीअरेंज करके हमने जवाब दिया, और ये बहुत इजी कैलकुलेशन है जो कि हम लोग कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उधर की तरफ लेके जाएंगे, और 1/v² की जो वैल्यू आई उसको हम v² मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में दोनों साइड में चेंज कर देंगे तो v² की वैल्यू आ जाएगी। और जब v² की वैल्यू आ गई तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, अंडर रूट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मुझे लगता है ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और हम फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन आपके लिए। देखिए यहाँ पर 1/v² को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाता है 2kt प्लस 1/v02। इसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 2kt v02 प्लस 1/v02 आ गया। और इसको आप इन्वर्स कर देंगे तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो v02, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये वाला पार्ट भी कहाँ आ जाएगा ऊपर, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा नीचे, तो ये आ गया v² की वैल्यू, और आप इसका अंडर रूट लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी।
इस तरीके से हम लोगों ने ये पहला वाला पार्ट सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें दूरी x के बाद में वेग की समीकरण बतानी है। इसका मतलब इस बार हम x के फलन के रूप में काम करेंगे और a बराबर हमें क्या दे रखा है, kv³। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर हमें दे रखा था kv³ और आपको याद है कि माइनस हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो जो त्वरण है वो मंदन के रूप में, और a को हम लोग इस बार क्या लिखने वाले हैं, v dv बाई dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस kv³। अब देखिए इस v³ को मैं इस साइड में लेके आ जाता हूं, तो यहाँ पर v और v³ यहाँ पे v² होगा। अगर मैं LHS में लेके आता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा v⁻⁻2 dv और यहाँ पे हो जाएगा -k dx। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे करना होगा। प्रारंभिक स्थिति 0, ओरिजिन, प्रारंभिक वेग v0 और किसी स्थिति x पर हमें वेग बताना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे। हमें प्रारंभिक स्थिति प्रश्न में कुछ भी नहीं दे रखी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 अप्लाई किया है। अगर मान लीजिए मुझे प्रश्न में प्रारंभिक स्थिति x0 दे रखा होता तो मैं यहाँ पे 0 नहीं रखता, x0 रखता, जैसा कि मुझे यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, v0। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वही वाला फॉर्मूला है जो भी हमने यूज किया था x⁻n dx का, और उसको अगर आप लिखेंगे तो x⁻n+1/n+1। ध्यान दीजिए अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करता तो क्या लगाता, +c लगाता, पर यहाँ पे लिमिट्स के साथ में इसलिए +c वाला पार्ट नहीं आएगा। और इसको जरा आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा v⁻1/-1 और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे v0 to v। देखिए ये -2 है, n की जगह पे -2, तो -2 + 1 -1, और डिनोमिनेटर में भी -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये आने वाला हमारे पास में -kx, और इस -1 को मैं RHS राइट हैंड साइड में लेके चला जाता हूं और यहाँ पे वैल्यूज रख देता हूं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास में आने वाला है 1/v और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/v0। और माइनस हम दाईं तरफ लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा +kx, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और जरा इसको सॉल्व करते हैं, 1/v0 + kx, ऐसा हमने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं और इसको हम अगर एलसीएम ले लें तो 1 + kx v0/v0 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं वेग की वैल्यू निकालता हूँ तो वेग की वैल्यू आ जाती है v0/1 + k v0, और यहाँ पे साथ में क्या लिख देंगे हम लोग, x। हम x को और v0 को यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो ये देखिए हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया। इस बार वेग किसका फलन आया है, x का। पिछले प्रश्न में हमने वेग समय का फलन लिया था। देखिए इसी कैलकुलेशन को यहाँ पर आपको दे रखा है, आप चाहे वो वाला लिखें चाहे ये वाला लिखें, दोनों एक ही बात है। और ये हमारे पास में जवाब आ गया, v⁻v0/1 + kx v0। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि एक कण का त्वरण a = kx² हो। इस बार ध्यान दीजिए a = kx² है और यहाँ पे त्वरण लिखा रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है। अगर मैं यहाँ पे मंदन लिखता तो यहाँ पे माइनस लगाता। जहां के नियतांक है तथा कण मूल बिंदु से, देखिए यहाँ पे मूल बिंदु दे रखा है, इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति क्या है, x = 0 से विराम से, मतलब प्रारंभिक वेग भी क्या है, 0, क्योंकि विराम से गति आरंभ कर रहा है। तो कण की x दूरी के बाद में चाल बताएं। तो हमें यहां पर दे रखा है a = kx², और k यहाँ पे नियतांक है, और a को अगर मैं लिखता हूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा v dv/dx। मुझे लगता है अब हमें ये बात समझ में आने लग गई है कि हम a को कब dv/dt लेंगे और कब v dv/dx लेंगे। अभी v dv/dx क्यों लिया है, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया है कि कण की हमें x दूरी के बाद में चाल बतानी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने v dv/dx लिया है। आगे बढ़ते हैं और v dv को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये आने वाला है kx² dx, और मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूँ।
लिमिट्स लगाते समय हम बिल्कुल ध्यान रखें जो प्रश्न में दे रखा है उसी तरीके से काम करना है। मूल बिंदु से प्रारंभ हुआ है इसलिए x बराबर 0 और विराम से गति आरंभ हुई है इसलिए वेग की लिमिट भी क्या आ गई 0। किसी समय x पर वेग को हम लोगों ने लिखा v और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। v dv को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा v²/2। लिमिट्स लगाने के बाद में v²/2 आ जाएगा क्योंकि अपर लिमिट v होगी लोअर लिमिट 0 होगी। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं तो जवाब आने वाला है kx³ x² dx का हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो x² dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया x³ 3। अगर आप लिमिट भी लगाते हैं तो लोअर लिमिट क्या है 0 इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हमें यहाँ से वेग का मान बताना है तो v² का मान अगर आप लिखते हैं तो 2k x³/3। ये देखिए ये तो v² का मान आया पर मुझे v का मान चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा अंडर रूट लगा दूंगा। तो यहां से हमने v का मान निकाला और ये हमारे पास में v का मान आ गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। यदि एक कण x बराबर 2 से समीकरण v बराबर 3t² के अनुसार गति करे, गति आरंभ करे। अगर गति आरंभ करने की बात करता है तो हमें समझ में आता है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 और वैसे भी अगर आप t बराबर 0 रखेंगे तो वेग का मान क्या आने वाला है 0। दूसरी बात, कण x बराबर 2 से गति आरंभ करता है मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु नहीं है। प्रारंभिक स्थिति क्या है x बराबर 2। ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि ये वही जगह है जहां पर हमसे प्रश्न में गलती होती है। तो 2 सेकंड के पश्चात कण की स्थिति बताइए। तो हमें यहां पर समय 2 सेकंड पश्चात कण की स्थिति, तो आप गौर से देखिए आपको प्रश्न में x t का फलन के रूप में कैलकुलेट करना है, स्थिति बतानी है समय के साथ में। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है x और t का रिलेशन बताना है और मुझे प्रश्न में क्या दे रखा है v बराबर 3t²। तो थोड़ा प्लानिंग करते हैं दिमाग में कि मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए और t चाहिए तो v को गायब कर देते हैं। और v को गायब कैसे करेंगे तो हम लोगों ने इसको लिख दिया dx/dt। इससे क्या हुआ v को जैसे हम dx/dt लिखते हैं तो हमारे इस पिक्चर में x और t आ गया और हमें x और t के बीच में ही रिलेशन चाहिए। तो इसको जरा आप लिखेंगे तो dx बराबर क्या आने वाला है 3t² dt और इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट्स दे रखी है। प्रारंभिक x का वैल्यू 2 है और t बराबर क्या है 0। किसी समय t पर स्थिति को हम x मान लेते हैं। किसी समय t पर स्थिति क्या है हमारे पास में x। तो यहां पे अगर आप लिखते हैं तो dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा x-2। और जरा उस साइड में सॉल्व करते हैं 3 और t² dt का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आ जाएगा t³ लिमिट्स 0 to t। इसको सॉल्व कीजिएगा 3 से 3 कैंसिल और यहां पे हम लोग लिखते हैं तो x-2 बराबर t³ और लोअर लिमिट रखेंगे तो उससे 0 आएगा। t³ माइनस 0³ मीन्स t³ ही लिखा जाएगा और x को अगर आप लिखते हैं तो ये आ जाएगा t³ + 2। और हमसे यही पूछा है कि 2 सेकंड के पश्चात कण की स्थिति बताइए। तो हम इस इक्वेशन में t की जगह पर 2 रख देंगे और यदि मैं यहां पर t बराबर 2 रख देता हूं तो यहां पर देखिए 2 to the power 3 8 + 2 तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो x की स्थिति कितनी आ गई हमारे पास में 10 मीटर आ गई है। तो इस तरीके से हमने x बराबर 10 कैलकुलेट कर लिया है। यदि t बराबर αx² + βx हो तो कण का त्वरण हमें कैलकुलेट करना है। और यहां पर भी वापस हम ध्यान दें कि अल्फा और बीटा जो है वो प्रश्न में क्या है कांस्टेंट है। ये आपको हमेशा प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा, अभी हमने यहां पर लिख दिया है। t बराबर αx² + βx है तो कण का त्वरण हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमें यहां पर t बराबर दे रखा है αx² + βx। अगर मैं इस समीकरण को दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं
तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो अल्फा और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और बीटा x का अवकलन क्या हो जाएगा 1। और ध्यान से देखिए dt बाई dx को आप लिख सकते हैं 1 बाई वी, क्योंकि dx बाई dt क्या होता था v, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा 1 बाई वी। और यहां पे देखिए 1 बाई वी का वैल्यू कितना आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो v को अगर आप लिखते हैं तो v का वैल्यू आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1। इनवर्स वे में हम लोग लिख सकते हैं, या तो आप 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1 लिख दीजिए, या v बराबर 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। पर हमें तो यहाँ पे त्वरण की वैल्यू निकालनी थी, तो त्वरण की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं त्वरण की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं v dv बाई dx, और हमें वेग तो पता है और उसका अवकलन और कर लेते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dv बाई dx को जरा सॉल्व कीजिए। जब आप यहाँ पे dv बाई dx को सॉल्व करते हैं तो इसका जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा -1, देखिए पावर, और यहां पे हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -2। और ध्यान से देखिए चेन रूल हम लोग यूज करते हैं, तो सिर्फ पावर का अवकलन करके नहीं छोड़ना है, फिर हम 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का भी अवकलन करेंगे। तो 2 अल्फा एक्स का अवकलन हो जाएगा 2 अल्फा, और बीटा का अवकलन क्या हो जाएगा 0। और हमने ये v dv बाई dx भी निकाल लिया। और आपको ध्यान है त्वरण को हम जब लिखते हैं तो वो हो जाता है v dv बाई dx। अब क्या करना है हमें, इस v का और इस dv बाई dx का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए -1 2 अल्फा, इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 अल्फा, और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1 2 अल्फा प्लस बीटा टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करना है, और इसलिए यहाँ पर जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे और कितनी हो जाएगी -3। तो एक्सेलरेशन त्वरण का मान कितना आ गया -2 अल्फा ब्रैकेट 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -3। ये हमारे पास में कण का त्वरण आ गया। ये कण का त्वरण हमने x के फॉर्मेट में लिखा है। अगर आप चाहें कि इस कण के त्वरण को आप वेग के फलन के रूप में लिखें तो क्या करेंगे, जरा देखिए यहाँ पे -2 अल्फा एज इट इज आ जाएगा। और गौर से देखिए वेग का मान क्या है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1, और यहां पे क्या आ रही है -3। तो इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये v क्यूब है। देखिए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1 क्या है v, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -3 क्या हो जाएगा v क्यूब। यहाँ पे देखिए -1 -3, इसलिए यहां पर -3 नहीं आएगा, क्या आएगा +3। तो आप दो आंसर दे सकते हैं, ये त्वरण का x के रूप में फलन, ये त्वरण का वेग के रूप में फलन। जैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे टिक करके आ सकते हैं। हमने अभी दोनों ऑप्शन यहाँ पर चेक किए। और ये देखिए ये हमारे पास में जो कैलकुलेशन है वो वही सब कुछ कैलकुलेशन है, यहीं तक सॉल्व किया हुआ है और उसको हमने आगे तक भी बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। यदि स्पेशल पॉइंट से कुछ जो कि हमें याद रखने चाहिए, और ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है जो कि कई बार हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। स्पेशल पॉइंट्स, पहला, यदि कण का वेग नियत है तो त्वरण 0 होगा। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन में ये बात समझी है कि त्वरण की जो परिभाषा है, त्वरण हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण 0 होगा तो वेग में परिवर्तन की दर भी 0 होगी, और वेग में परिवर्तन की दर 0 है तो वेग में परिवर्तन भी 0 हुआ। और यदि किसी चीज में या किसी भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, नियत। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि यदि त्वरण 0 है तो वेग में परिवर्तन की दर 0 है, इसलिए वेग नियत है क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यदि कण का वेग नियत है, कण का वेग नियत होने का मतलब समझिए, वेग नियत है इसका मतलब वेग का परिमाण भी नियत है और वेग की दिशा भी नियत है। और वेग की दिशा नियत है मतलब वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। तो फिर क्या होगा, यदि वेग नियत होगा तो औसत वेग किसी तात्क्षणिक वेग, किसी भी समय
पर जो तात्क्षणिक वेग होगा उसके भी बराबर होगा, दोनों का परिमाण बराबर होगा। इसका बहुत सिंपल सा कारण है कि जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो तात्क्षणिक वेग लीजिए या औसत वेग लीजिए, दोनों का परिमाण क्या आने वाला है, समान आने वाला है। वह त्वरण जो वस्तु के वेग के विपरीत दिशा में हो उसे हम मंदन कहते हैं। अगर वस्तु का वेग नॉर्थ डायरेक्शन में है और त्वरण की दिशा साउथ है तो उसको हम मंदन कहेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए वस्तु का वेग इस दिशा में है और त्वरण इस दिशा में है तो हम इसको मंदन कहेंगे। हम यहाँ पर एक विमी गति की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि वस्तु का वेग इस दिशा में है और त्वरण इस दिशा में है तो यह भी मंदन कहलाएगा। चाल का बढ़ना या घटना वेग व त्वरण की दिशा पर निर्भर करता है। देखिए, यदि वेग और त्वरण की दिशा एक ही होगी तो क्या होगा, तो वेग का परिमाण बढ़ेगा, क्योंकि त्वरण क्या करेगा, वेग को उस दिशा में और पुश करेगा, उसकी परिमाण को बढ़ाएगा। तो हम बोलेंगे कि यदि वेग और त्वरण की दिशा एक ही है तो वेग का परिमाण बढ़ेगा, या हम कहेंगे चाल बढ़ेगी। वैसे यहां पर भी देखिए, वेग और त्वरण की दिशा क्या है, समान है, दोनों ही ऋणात्मक है। तो वेग और त्वरण की दिशा इन दोनों ही केसेस में समान है, इसलिए यहां पर वेग का मान या वेग का परिमाण, या उसको हम चाल भी कह सकते हैं, उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि वेग व त्वरण की दिशा समान है तो चाल बढ़ेगी। यदि वेग और त्वरण की दिशा विपरीत है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, या वेग ऋणात्मक हो और त्वरण धनात्मक हो, तो इस वाले केस में क्या होगा, वेग का परिमाण या चाल क्या होगी, घटेगी। यदि कण की प्रारंभिक चाल शून्य है तथा त्वरण नियत है तो पथ सरल रेखीय होगा। यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि मान लीजिए प्रारंभिक चाल शून्य है और वस्तु का त्वरण इस दिशा में है और जो कि नियत है। नियत होने का मतलब त्वरण का परिमाण भी नियत है और त्वरण की दिशा भी नियत है। इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु को हम इसी दिशा में त्वरित कर रहे हैं, इसलिए वस्तु का वेग किसी भी समय हमें इसी दिशा में मिलने वाला है और यह पथ कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। यदि प्रारंभिक वेग अशून्य हो तथा त्वरण नियत हो तो पथ सरल रेखा भी हो सकता है या परवलय भी हो सकता है। परवलय को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। देखिए यहां पर हम कैसे लेते हैं, मान लीजिए वस्तु का वेग अशून्य हो, मतलब उसका कुछ मान हो, तो वस्तु का वेग हमने इस दिशा में मान लिया, और मान लीजिए त्वरण भी इसी दिशा में होता और नियत होता, तो फिर वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती और ये वाला केस हो जाता है। पर यदि वस्तु का वेग और वस्तु पर लगने वाला त्वरण कुछ कोण बना रहे होते तो इस वाले केस में वस्तु की गति का जो पथ होगा वो कैसा होगा, वो परवलय होगा, वो पैराबोलिक होगा। अभी हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, हम इसको आगे जब चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये चीज हमें प्रूफ करने को भी मिलेगी। तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु के वेग और त्वरण में यदि कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ तो पथ कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। परंतु 0 डिग्री या 80 डिग्री के सिवाय कुछ भी और कोण होगा तो वहां पे पथ कैसा होगा, परवलय होगा। परंतु यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि वस्तु का त्वरण जो है वो नियत होना चाहिए। यदि देखिए, यदि वेग एवं त्वरण एक ही सरल रेखा के अनुदिश हैं, थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री, तो पथ सरल रेखीय होगा। यदि वेग तथा त्वरण समान सरल रेखा के अनुदिश नहीं है, मतलब दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है, तो पथ कैसा होगा, परवलय होगा। तो ये केस नंबर 1 हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 हो जाता है। किसी क्षण पर गति की दिशा तात्क्षणिक वेग की दिशा होती है। हम जानते हैं कि किसी पथ पर
किसी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो वह स्पर्श रेखा हमें तात्क्षणिक वेग की दिशा बताती है। तो हमें वही कहा गया किसी क्षण पर जो गति है वो हमें उस गति की दिशा कौन बता रहा है, तात्क्षणिक वेग की दिशा हमें बताती है। हम अब गति के समीकरण पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम लोग 9th क्लास से भी पढ़ते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा पहला समीकरण है। सेकेंड, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास में है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम इन तीनों समीकरणों को सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब वस्तु पर लगने वाला त्वरण नियत हो। मतलब वस्तु का त्वरण कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो यहाँ पे त्वरण कैसा होना चाहिए, नियत। यहाँ पर u वस्तु की प्रारंभिक वेग, v वस्तु के अंतिम वेग को, a त्वरण को, और s वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। और यहाँ पे t क्या है, समय अंतराल को दर्शा रहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर s विस्थापन को दर्शाता है, वो दूरी को नहीं दर्शाता है। और एक और बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, त्वरण और विस्थापन ये सब सदिश राशियां हैं। ये सभी कैसी राशियां हैं, हमारी सदिश राशियां हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम इन फॉर्मूले से कुछ और नए फॉर्मूले भी डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम इस फॉर्मूले को भी बनाना चाहते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, s बराबर u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये भी ध्यान रखेंगे, ये जितने भी फॉर्मूले अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल हैं जब वस्तु का त्वरण क्या हो, नियत हो। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इस समीकरण में t को कॉमन ले लिया। देखिए अगर t कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, u प्लस हाफ ए टी इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब आगे बढ़ते हैं और इस 2u को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, u प्लस u। तो देखिए यहाँ पर देखिए u, एक u आ गया और यहाँ पे u प्लस ए टी बचेगा, वो क्या हो गया, v। तो क्या फॉर्मूला बन गया, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। और इसी u प्लस वी बाई 2 को भी आप क्या बोल सकते हैं, इसको हम v एवरेज कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले में हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि प्रश्न में हमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया गया हो और मान लीजिए हमें समय भी दिया गया हो, तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं यूज करना चाहते हो और इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय से सबसे पहले त्वरण निकालना पड़ेगा, और त्वरण निकालने के बाद आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो डेफिनेटली हमने हमारी स्टेप्स को बढ़ा लिया। तो हम इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे और एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हम यहां पर इस u को रिप्लेस कर देना चाहते हैं, इस u को हम रिप्लेस कर देना चाहते हैं। अगर u को रिप्लेस करते हैं तो u को हम लोग लिख सकते हैं v माइनस ए टी। क्या लिख सकते हैं इसको, v माइनस ए टी। u बराबर क्या हो जाता है, v माइनस ए टी प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। और जरा इसको सॉल्व करते हैं, v प्लस v कितना हो जाएगा, 2v बाई 2, तो v माइनस ए टी बाई 2 इंटू टी, और t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला बन जाता है, s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद रखें ये सही नहीं है, हमें ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमें वस्तु में प्रारंभिक वेग की जगह अंतिम वेग दिया जाए और त्वरण और समय दिया जाए, तो हम बिना प्रारंभिक वेग को निकाले भी विस्थापन निकाल सकते हैं। और डेफिनेटली ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो हमने अभी जो समीकरणें थी, टोटल हमारे पास में 5 समीकरण होगी। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as,
फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पे s बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टी, और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कण विराम से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से गति आरंभ करता है तो ज्ञात करें 2 सेकंड में तय की गई दूरी और दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कण का प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 0, और त्वरण का मान कितना दे रखा है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो ध्यान दीजिए प्रारंभिक वेग क्या है, 0, और त्वरण क्या है, नियत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्वारा जो पथ होगा वो एक सरल रेखा होगा, और सरल रेखा में वस्तु ने चूंकि त्वरण का जो मान है वो नियत है, धनात्मक है, इसलिए वस्तु कभी भी अपने वेग की दिशा को भी बदलने वाली नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन के परिमाण के बराबर आएगी। तो हम यहाँ पर दूरी को विस्थापन के परिमाण के बराबर लिख सकते हैं, और हमने फॉर्मूला यूज कर लिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखें हम विस्थापन कैलकुलेट कर रहे हैं, परंतु हमें पता है कि इस पर्टिकुलर केस में विस्थापन दूरी के बराबर है। यू टी कितना हो जाएगा, 0, हाफ ए 4, और टी की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, 2 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है 8 मीटर। तो ये हमारे पास में 2 सेकंड में तय की गई दूरी आ गई। अब हमसे ये भी पूछा गया कि दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। तो इसका जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, उससे हमें क्लियर होगा। ये t बराबर 0, ये हमने लिखा t बराबर 1 सेकेंड, और ये हमने यहाँ पे लिखा t बराबर 2 सेकेंड। तो याद रखें ये हमारा पहला सेकंड है और ये हमारा दूसरा सेकंड है। तो हमसे कहा गया कि हमें दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, ये हमें पूछा गया है। क्यों ना हम इसको S1 मान लें, और जैसा कि हम ऑलरेडी इस S को कैलकुलेट कर चुके, S क्या था, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड की दूरी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है, 8 मीटर। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना हम S1 को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमें यहाँ का प्रारंभिक वेग 0 पता है। तो अगर आप S1 को कैलकुलेट करते हो तो ut 0 हो जाएगा, हाफ a की जगह पर हम 4 रखेंगे, और यहाँ पर t बराबर 1 हो जाएगा। तो S1 हम कह सकते हैं 2 मीटर। तो ध्यान दीजिए जब आप S2 निकालेंगे तो S माइनस S1 लिख देंगे, S बराबर 8 और S1 बराबर 2, तो जवाब आ जाएगा 6 मीटर। हम इसका एक फॉर्मूला और आगे भी बनाएंगे, उसको हम आगे डील करेंगे। अभी हमने क्या किया, हमें दूसरे सेकंड में विस्थापन चाहिए था, तो हमने t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड का विस्थापन निकाला, और t बराबर 0 से t बराबर 1 का विस्थापन माइनस कर दिया। उस समय t बराबर 1 से t बराबर 2 का विस्थापन आ गया। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि हमने डायरेक्टली S2 क्यों नहीं कैलकुलेट किया। S2 अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते तो हमें t बराबर 1 सेकंड का वेग निकालना होता, इसलिए हम इस वेग को नहीं निकालकर हमने S1 निकाल लिया और माइनस कर लिया। देखिए उसी को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, वही जो हमने सॉल्व किया है। ये हमारा प्रारंभिक टोटल विस्थापन आ गया, पहले का आंसर आ गया x बराबर 8 मीटर, और उसी को हम माइनस करते हैं तो उसको 6 मीटर लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है उस फॉर्मूले को भी आपको मैं समझा देता हूँ, उसको आगे हम डिराइव भी करेंगे। एक फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अभी आप ये फॉर्मूला याद रखें, इसको हम अगले क्वेश्चंस में डिराइव भी करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, nth सेकंड में चला गया विस्थापन। ये फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए प्रारंभिक वेग क्या था, 0, त्वरण कितना दे रखा हमें, 4, तो 4/2 2n, n की जगह पे हमने क्या लिखा, 2 माइनस 1, और इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। तो देखिए डायरेक्टली भी हमने जवाब निकाल लिया, 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग SNth, और यहाँ पे nth की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2वां सेकंड, दूसरा सेकंड, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम कुछ देर बाद देखेंगे,
ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, एस nth बराबर u प्लस a बाई 2n-1। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली किसी भी सेकंड के में चले गए विस्थापन को कैलकुलेट करके देता है। तो हमने यहाँ पर दो मेथड देखे, दोनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिएगा। यदि एक कण नियत त्वरण के साथ गति आरंभ करता है तो समय t नोट पर इसका वेग 50 मीटर पर सेकेंड है तथा अगले 3 सेकंड बाद इसका वेग 95 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो समय t नोट से 2 सेकंड पहले इसका वेग बताना। तो देखिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। टी नोट समय पर वेग दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए हमने वेग लिखा। 3 सेकंड बाद तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी नोट प्लस 3, ये समय लिखा हमने, और यहां पर वेग कितना हो गया 95 मीटर पर सेकेंड। और हमसे कहा गया कि 2 सेकंड पहले, तो टी नोट से 2 सेकंड पहले का अगर आप समय लिखेंगे तो टी नोट माइनस 2 पर हमें यहां पर वेग कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमें प्रश्न में जानकारी भी दे रखी है कि वस्तु का त्वरण क्या है, नियत है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों डेटास को लेते हुए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर जरा देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस at। तो देखिए अंतिम वेग कितना आया 95, प्रारंभिक वेग कितना था 50, त्वरण हमें नहीं पता जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और टी नोट से टी नोट प्लस 3 तक का समय अंतराल कितना है 3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 95 माइनस 50 45 इज इक्वल टू 3 है, और a को अगर आप लिखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों डेटास को यूज करते हैं। और ध्यान दीजिए ये टी नोट माइनस 2 है, मतलब ये 2 सेकंड पहले है, तो इसको हम प्रारंभिक वेग मान लेते हैं और इसको हम अंतिम वेग मान लेते हैं। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा v का मतलब कितना आ जाएगा 50। तो हमने ये कहां से कहां तक के लिए यूज किया, टी नोट से लेकर टी नोट प्लस 3। अब हम बात कर रहे हैं टी नोट माइनस 2 से लेकर टी नोट तक। तो क्या हो जाएगा अंतिम वेग कितना होगा 50, v बराबर u की जगह पर हमने v लिख दिया जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। a का वैल्यू कितना आ गया 15, और टाइम इंटरवल टी नोट माइनस 2 से टी नोट तक कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया। अगर आप यहां से v कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम लोगों ने बात किया। अगर आप इसको डायग्राम में भी समझना चाहें तो देखिए ये है टी नोट माइनस 2, यहाँ पे हमने वेग v मान लिया, कि टी नोट पर वेग कितना दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, और ये है टी नोट प्लस 3, और यहाँ पे वेग कितना दे रखा 95 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, और क्वेश्चन में ये बात दे रखी है कि थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है कांस्टेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। पर अभी हमें यहाँ पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज जरूरत नहीं पड़ा, और सिर्फ हमारा काम v इक्वल्स टू u प्लस at से हो गया। देखिए वही कैलकुलेशन हमारे पास में है, और जो है हमारे पास में आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यदि एक कण विराम से नियत त्वरण से गति आरंभ कर प्रथम 5 सेकंड में दूरी s1 तथा अगले 5 सेकंड में दूरी s2 तय करता है, तो हमें s1 और s2 का अनुपात बताना है। तो यहां पे देखिए विराम से गति प्रारंभ हुई है, तो t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0, और पहले 5 सेकंड में तो t बराबर 5, और दूरी कितना चला है s1, और अगले 5 सेकंड तो t बराबर 10 में जो दूरी तय किया गया है वो कितना है s2। और हम जानते हैं कि प्रश्न में हमें त्वरण नियत दे रखा है। तो अगर हम s1 को कैलकुलेट करते हैं तो u 0 है, इसलिए डायरेक्टली लिखेंगे हाफ a, और t स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हम t बराबर 0 से t बराबर 10 की बात करना चाहते हैं, तो क्या मैं इसको टोटल विस्थापन कुल विस्थापन s1 प्लस s2 लिख दूं। हम t बराबर 0 से t बराबर 10 की बात किए हैं, तो कुल विस्थापन हो गया s1 प्लस s2, और ut 0 हो जाएगा हाफ a, और टाइम टोटल कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर। ऐसा हमने सॉल्व कर दिया।
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 25/2a और इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 100/2a। तो अगर मैं यहाँ पर S2 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाती है 75/2a और S1 का S2 के साथ में अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो आ जाता है 1:3। देखिए उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं और हमारे पास में जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1:3। इस प्रश्न में हम एक बात और याद रखें कि यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग 0 से अपनी गति आरंभ करती हुई नियत त्वरण से चलती है तो हमेशा बराबर समय अंतराल में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी हमेशा 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन के अनुपात में होगी। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अभी हमने S1 और S2 का रिलेशन देखा, कितना आया 1:3 आया। अगर आप यहाँ पे S3 का भी रेशियो लेते तो वो आता 1:3:5। यदि एक कण प्रारंभिक वेग u से तथा नियत त्वरण a से गति आरंभ करे और इसका अंतिम वेग v हो तो यात्रा के मध्य बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। देखिए हम यहाँ पर एक इंटरमीडिएट पोजीशन बना लेते हैं जिसको हमने नाम दिया b और अगर आप यहाँ पर मध्य बिंदु की बात करेंगे तो विस्थापन का आधा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने कुल विस्थापन को s/2 के दो हिस्सों में बांट दिया। यहां पर हमें वेग दे रखा है u और यहां पर वेग हमें दे रखा है v और हमें इस बिंदु पर जो कि मध्य बिंदु है इस पर वेग निकालना है। और प्रश्न में ये बात क्लियर है कि वस्तु का जो त्वरण है वो क्या है, नियत है। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे v² = u² + 2as और सबसे पहले हम फॉर्मूले को यूज करते हैं a to c। तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, v² अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग u² + 2a और देखिए a से c का कुल विस्थापन कितना s, ये हमने यूज किया। इसी फॉर्मूले को हम a से b भी यूज करते हैं। अगर a से b यूज करेंगे तो अंतिम वेग हो जाएगा vb² और यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वेग क्या हो गया u² + 2a और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे s/2। ऐसा हमने लिखा, ये क्या है हमारे पास में s/2, a से b का विस्थापन। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले का चयन कैसे किया, हमने क्यों v = u + at या s = ut + ½ at² क्यों नहीं यूज किया। क्योंकि आप पूरे प्रश्न में देखिए आपको यहाँ पर कहीं पर भी समय के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, ना ही पूछा गया है, ना तो समय दिया गया है ना पूछा गया है। इसलिए हम लोग ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें समय नहीं है। v² = u² + 2as। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें पहली समीकरण से अगर हम त्वरण की वैल्यू निकालकर दूसरी समीकरण में रख दें तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं vb² = u² + 2। ध्यान से देखिए यहाँ से मैं त्वरण की वैल्यू निकालता हूँ तो अगर आप यहाँ से त्वरण की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आने वाली है v² - u² / 2s। ये हमने यहाँ से वैल्यू निकाली और उसको दूसरी समीकरण में रख दिया, v² - u² / 2s और यहाँ पे क्या आ जाएगा s/2। s से s कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करें तो vb² की वैल्यू देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 2u² + v² - u² / 2। आगे बढ़िए इसको सॉल्व करते हैं, जवाब आने वाला है u² + v² / 2 और vb की वैल्यू अगर हम फाइनल निकालते हैं तो आ जाएगी √u² + v² / 2। ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास में फाइनल आंसर आ चुका है। मध्य बिंदु B पर वेग कितना हो गया, √u² + v² / 2 और ये भी एक रिजल्ट है। अगर वस्तु का त्वरण नियत होगा तो हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखिए
यही कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करके दिया हुआ है और हमारे पास में ये आंसर आ गया। यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स अलग ले लेते हैं। ये मध्य बिंदु को यहाँ पे C माना है, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु को A माना हुआ है और यहाँ पे अंतिम बिंदु को B माना हुआ है। तो दोनों सॉल्यूशन में से आप कोई सा भी एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। एक कण नियत त्वरण से गतिमान है। यदि वह पहले 2 सेकंड में 2 मीटर तथा 4 सेकंड में 14 मीटर की दूरी तय करता है तो 7 सेकंड बाद वेग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक वस्तु ने 2 मीटर की दूरी तय किया, फिर 4 सेकंड में, इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड से लेकर t बराबर 6 सेकंड तक 4 सेकंड का इंटरवल होगा और यहां पे दूरी तय किया गया है 14 मीटर और हमसे बोला गया है कि t इक्वल्स टू 7 सेकंड पर हमें यहां पर वेग का मान बताना है। और ये बात भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि वस्तु का त्वरण क्या है, नियत है। क्या हम प्रश्न में जो डेटाज गिवन हैं उसके आधार पर प्रारंभिक वेग को 0 ले सकते हैं? तो अगर आप पूरे स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा मानने के लिए नहीं बोल रखा है, इसलिए आप प्रारंभिक वेग को यहाँ पर 0 नहीं मानेंगे और उसको u मानकर चलेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले t बराबर 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन दे रखा है, समय दे रखा है, त्वरण नियत है और प्रारंभिक वेग हमें नहीं पता है। तो क्यों ना हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए विस्थापन कितना है, 2 मीटर, प्रारंभिक वेग नहीं पता है पर समय हमें अंतराल पता है 2 सेकेंड, तो यहाँ पर u इंटू 2 हाफ और त्वरण भी हमें नहीं पता है, a लिख देते हैं। t स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। अब देखिए पूरी इक्वेशन में आपको 2 कॉमन मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इसलिए हम लोग 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे u और यहाँ से देखिए 2 और 2 से डिवाइड किया इसलिए आ जाएगा a। तो ये हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई। पर हम जानते हैं कि अभी हमारे पास में 2 अननोन क्वांटिटीज हैं u और a, इसलिए हमें एक समीकरण और बनानी पड़ेगी। तो 2 समीकरणें हो जाएंगी, 2 अननोन क्वांटिटीज है, हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो क्यों ना इस बार हम t बराबर 0 से लेकर 6 सेकंड तक के लिए दोबारा इक्वेशन लगाए। हमने क्यों नहीं t बराबर 2 सेकंड चूज किया है, क्योंकि अगर मैं t बराबर 2 सेकंड लेता तो मुझे यहाँ का प्रारंभिक वेग दोबारा से कैलकुलेट करना होता, इसलिए हमने t बराबर 0 से 6 सेकंड को यूज किया। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखता हूं तो विस्थापन यहाँ से देखिए 2 मीटर और 14 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 16, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। s बराबर u और t की जगह पे क्या लिखेंगे 6 हाफ a और t स्क्वायर की जगह पे 6 का स्क्वायर दैट इज 36। अब देखिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 3u, देखिए 6 6 जा 36 बाई 2 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की हेल्प से हम u और a की वैल्यू निकालते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से इस u को रिप्लेस कर दें तो देखिए क्या होने वाला है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से हम लोगों ने u को रिप्लेस कर दिया, तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस a प्लस 9a फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम सिर्फ कैलकुलेशंस यहाँ पे करके देख रहे हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए -3a प्लस 9a यहाँ पे हो जाएगा 6a और ये 3 इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो जवाब आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6a और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 5 = 6a, एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/6। और अगर आप यहाँ पे प्रारंभिक वेग भी निकालते हैं तो वो आ जाएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे
तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, और 1 माइनस 5/6 को आप लिख सकते हैं 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो हमने u और a दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पर 7वें सेकंड पर वेग बताना है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v बराबर u प्लस at, और यहाँ पे t इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे 7 सेकेंड। तो वेग निकालना है, u कितना है हमारे पास में 1/6, और त्वरण का मान कितना हमने सॉल्व किया 5/6, और t बराबर हो गया 7। इसको जरा सॉल्व करते हैं, 5 7 जा 35 प्लस 1 36/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। देखिए हमने यहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की समीकरण को 2 बार यूज किया है, और फिर हमने v इक्वल्स टू u प्लस at को यूज किया, और हमारे पास में आंसर आ गया।